जी, तो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, आज हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 5, ग्रेविटेशन। ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा दिया हुआ वैसे क्लास में, लेकिन काफ़ी जो स्टूडेंट थे उस वक्त एब्सेंट थे, तो उस वक्त मैं इसको दोबारा एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा तेज़ी से करवाऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने करवा दी हुई हैं, तो रिवीजन टाइप करवाऊँगा आपको। अच्छा, इसका पहला टॉपिक है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होती है, इसका चैप्टर का नाम भी ग्रेविटेशन है। ठीक है, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट दिया था न्यूटन ने। अच्छा, कहानी को इस तरह है कि एक दिन न्यूटन सोच रहा था बैठा कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द कैसे घूमती है, कौन घुमाता है इसको, और चांद ज़मीन के गिर्द कैसे घूमता है, या बल्कि सारे जो सितारे हैं, जो जो हमारी जो निज़ाम है जिसमें जुपिटर, मरकरी वगैरह, ये सारे जो ये सिस्टम जो बना हुआ है, ये सारे सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये कौन सी फोर्स है जो इनको मजबूर करती है कि वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। तो उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो अचानक उस एक सेब, वो सेब की तरफ से नीचे बैठा हुआ था, सेब उसके सर पे गिरा आगे। तो अचानक उसके जहन में क्लिक किया कि ये ज़मीन ने सेब को अट्रैक्ट किया है, यानी कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो उसको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया इस वजह से। तो इसने इस फोर्स का नाम रखा जिससे एक ज़मीन उसको खींचती है, या कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी को खींचती है, उसका नाम ग्रेविटेशन रखा। ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशन पुल कह लें। तो उसने एक ला दिया कि यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, और ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी क्योंकि हम बचपन से देखते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स हमेशा आप किसी चीज़ पे लगाते हैं तो उसको कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, हाथ लगा के उसको पुश करके करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम था कि उसने ऐसा कंसेप्ट दिया कि आप बग़ैर हाथ लगाए दूर से भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, ज़मीन अब बहुत दूर, यानी कि ज़मीन जैसे कोई बॉडी टच भी नहीं कर रही, हवा में है, तो वो भी उसको अट्रैक्ट कर रही है, उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। ठीक है, इसको इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं, यानी कि बग़ैर टच किए हुए फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका नाम उसने लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक और चीज़ इसने देखा कि जो फोर्स है डिपेंड करती है कि वो चीज़ का मैस कितना है। ठीक है, अगर उस चीज़ का मैस ज़्यादा है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाती है, अगर मैस कम है तो कम फोर्स लगाती है। ठीक है, तो ज़मीन धोखा नहीं खाती, जितना मैस होता है उतनी फोर्स लगाती है। जैसे एक फुटबॉल है, उसके ऊपर फोर्स लगाती है, लेकिन अगर आप गुब्बारा, एक बेलून ले लेते हैं, बेलून के ऊपर कम फोर्स लगाती है। ठीक है, उसका वेट बहुत कम है, फोर्स कम लगा रही। वेट क्या चीज़ है? फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़मीन की। तो वो कम है, क्यों कम है? कि उसके अंदर मैस कम है। ठीक है, जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स होगी। ठीक है, इसीलिए तो हम मैस को और फोर्स को, मैस को और वेट को आपस में मिक्स कर देते हैं। इनका आपस में तल्लक भी है, लेकिन ये दो अलग चीज़ें हैं। मैस अलग चीज़ है और वेट अलग चीज़ है। मैस क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहते हैं, और वेट जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कि ये देखिए ज़रा, एक बॉडी है, उसका मैस है 1 kg। ठीक है, आप चीज़ लेने जाते हो तो वो दुकानदार 1 kg का बाट एक डालता है उसमें। ठीक है, तो उसका वेट कितना होगा? 1 kg चीज़ का वेट कितना होता है? तो वेट बराबर होता है mg के। ठीक है, तो मास अगर 1 किलोग्राम है, जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होगा 10 न्यूटन।
अगर एक बॉडी का वज़न 1 किलोग्राम है तो वेट कितना होगा 10 न्यूटन। वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं और मैस को किलोग्राम में। ठीक है, तो मैस और वेट को आपने, वैसे मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया भी था, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था, मैं थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था आपको कि मैस और वेट में क्या डिफरेंस होता है, तो डिटेल के साथ आपको पढ़ाया था उधर, मेरा वो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हर बॉडी, उसने ये कहा कि ज़मीन नहीं बल्कि यूनिवर्स में हर बॉडी जो है दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और इसको एक लॉ का नाम दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ क्या कहता है कि हर बॉडी जो होती है, हर जिस्म जो है, एक मैस जो है दूसरे मैस को अट्रैक्ट करता है, उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब इसको उसने फार्मूले की शक्ल भी दी कि ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है। कहता है ये फोर्स डिपेंड करती है, बल्कि ये फोर्स जो है इनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना इनका मास ज़्यादा होगा इनके दरमियान फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर। एक का मास फर्क हो रहा है m1 है, एक का मास m2 है, तो इनके प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी आएगी उसके जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, FG लिख लें इसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जितना ये प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उतनी ही फोर्स ज़्यादा होगी। और दूसरा उसने कहा कि इनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फर्क R से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और ये जितनी बढ़ेगी फोर्स उतनी कम हो जाएगी। कोई दो चीज़ें आपस में दूर कर देते हो तो फोर्स कम हो जाती है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे निशान सेम होता है लेकिन ये 1 के नीचे चली जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। R ज़्यादा करेंगे फोर्स कम हो जाएगी, यानी कि ये डिस्टेंस ज़्यादा करते जाएंगे। जिस तरह 2 मैग्नेट ले लेते हैं तो मैग्नेट को अगर फासला ज़्यादा करते जाते हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाती है। तो एक बात ये बताई उसने कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल जो है मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उनके दरमियान, उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इन दोनों को इकट्ठा करें, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दोनों को इकट्ठा कर दें, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 ओवर R। ठीक हो गया। और ये साइन जब ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, = लगाते हैं, साथ में एक कांस्टेंट लगाते हैं। इसका मैंने कांस्टेंट का नाम रखा है G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और उसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके इस G की वैल्यू निकाली, मतलब मुख्तलिफ मास रख के इधर और इनके दरमियान डिस्टेंस रख के, फिर उनको ऑब्ज़र्व किया कि उनके दरमियान फोर्स कितनी है, तो वहाँ से G की वैल्यू निकाली। G की वैल्यू होती है 9.667। G की वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻⁻11। ठीक है, ये G की वैल्यू है। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, हर जगह एक ही है।
किसी और प्लेनेट पे भी चले जाएंगे तो जी की वैल्यू यही रहेगी। मैस की वैल्यू पुट करनी है, उनके दरमियान डिस्टेंस आर पुट करना है, जी की वैल्यू पुट करनी है, तो आपको उनके दरमियान फोर्स मालूम हो जाएगी। तो ये फार्मूला दिया था, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, दूसरा एक छोटा सा है, ये भी पूछ लेता है साथ कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता था कि एक बॉडी अगर आपके ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है, तो वो दूसरी बॉडी भी उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन फर्क करें। ये बॉडी है और एक ये है, अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और इनकी फोर्स बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये लॉ भी यही कहता है, ग्रेविटेशन लॉ भी यही कहता है कि जो m1 m2 पे फोर्स लगाएगा और जो m2 m1 के ऊपर फोर्स लगाएगा वो बराबर होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब फर्क करें, ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ये आदमी। अब अर्थ ज़मीन आदमी के ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है? फ़र्क, इस आदमी का मैस है 40 kg, 40 kg का आदमी है, तो ज़मीन कितनी फोर्स लगाएगी? 400 न्यूटन, ठीक है, mg के बराबर होता है ना, मैं इसको 10 से ज़रूर दे देंगे तो 400 न्यूटन। तो इस बंदे का वेट कितना है? 400 न्यूटन। तो ज़मीन इसके ऊपर इस हिम्मत में फ़ोर्स लगा रही है, इसके सेंटर की तरफ, ज़मीन के सेंटर की तरफ फ़ोर्स लगा रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो थर्ड लॉ के मुताबिक जितनी फोर्स ज़मीन इस बंदे के पे लगा रही है, ये बंदा भी, जो ये आदमी है, ये भी ज़मीन के ऊपर इतनी ही फोर्स इस हिम्मत में लगा रहा है, ठीक है। यानी वो ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ज़मीन उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। अब सवाल पैदा होता है कि ज़मीन जब आदमी के ऊपर फोर्स लगाती है तो आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर आदमी एक स्पेस में खड़ा है इधर, ठीक है, ज़मीन इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, लेकिन ये ज़मीन उसको खींच लेती है, आदमी ज़मीन को नहीं खींच सकता। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है इनर्शिया, ठीक है। फोर्स उतनी लगा रहा है, लेकिन आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो भारी चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, उनको मूव करने के लिए, उनके अंदर मोशन पैदा करने के लिए उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो ये 400 न्यूटन ज़मीन इसके ऊपर फोर्स लगा रही है आदमी के ऊपर, तो ये 400 न्यूटन फोर्स काफ़ी है इस बंदे को इस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन 400 न्यूटन फोर्स जो है वो ज़मीन को नहीं मूव कर सकती। लग रही है ज़मीन के ऊपर 400 न्यूटन फोर्स, लेकिन वो ज़मीन को ऐसे मूव नहीं कर सकती, ठीक है। जितना ज़्यादा मैस होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि वो मज़ाहमत करेगा मोशन में, ठीक है। इनर्शिया आपने पढ़ा हुआ है। तो फोर्स आदमी भी ज़मीन पे लगा रहा है 400 न्यूटन की, लेकिन 400 न्यूटन जो फोर्स है वो नाकाफ़ी है ज़मीन के अंदर मोशन पैदा करने के लिए, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही है जो बात इसमें वो कर रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम ग्रेविटेशन फील्ड और मास ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।